हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान भी कहा जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं ना, वो इंडियन पॉलिटी सीधे शुरू करते हैं आपका आर्टिकल्स या शेड्यूल से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी वहाँ से शुरू नहीं होती है। इंडियन पॉलिटी आपका शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, कि आखिर ऐसे क्या रीजन पड़े जिसकी वजह से हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड पड़ी। आखिर क्यों लोगों ने एक संविधान मांगा, आगे क्या क्या इसके पीछे रीजन थे। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारी फॉरेन पावर्स थी, जैसे यूरोपियन पावर, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगीज़। इन्होंने हमारे ऊपर आखिर कैसे शासन किया। आखिर जो ब्रिटेन ने जब डायरेक्टली हमारे ऊपर रूल किया था, आखिर क्या ऐसे उन्होंने काम किए जिसकी वजह से हमें एक संविधान की डिमांड पड़ी। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है या शुरू होता है। पहला कंपनी रूल। तो कंपनी रूल का मतलब क्या होता है, सिंपली ये समझो पहले। कंपनी रूल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, वो किसी चीज़ पे या कहीं जाके उसके ऊपर शासन करे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैप्चर करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अपना कंट्रोल भारत की बड़े बड़े सिटीज़ जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे एक प्राइवेट कंपनी एक रूलर बन गई इंडिया की, ठीक है। तो 1773 में जो पहला रेगुलेटरी एक्ट आता है, वहाँ से लेकर 1857 तक इनका रूल होता है। क्योंकि 1857 में क्या होता है कि आज़ादी की पहली क्रांति होती है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी होती है, वो डायरेक्टली एक लीडर अपॉइंट करती है, जिसे कि वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि अब इंडियन टेरिटरी का हेड होगा, और वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री डिपार्टमेंट का भी हेड होगा, और वो सारी चीज़ें देखेगा और डायरेक्टली क्यून को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये शुरू होता है क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब ये होता है, क्राउन रूल या क्यून रूल, इसका मतलब क्या है कि इंडियन टेरिटरी की जो हेड है, वो ब्रिटेन की क्यून है। तो 1857 से लेकर 1947, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, तब तक हेड हमारे ब्रिटेन ही थे, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की महारानी हमारी हेड थी। ये होता है कंपनी रूल और क्राउन रूल। सो गाइस, जो ये टाइम पीरियड था जो चल रहा था इस वक्त, ये था 1600 का। तो 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी होती है, उसका नाम होता है क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है। TAYLOR, टेलर फर्स्ट। ये उस वक्त ब्रिटेन की महारानी होती है। तो ये 1600 में एक चार्टर साइन करती है, इसको अभिलेख कहते हैं। वो साइन करके एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को देती है। उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स का मतलब लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का समूह। तो उस ग्रुप ऑफ मेंबर का नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। तो उस समूह को ये टेलर फर्स्ट एक चार्टर साइन करके देती है। तो इस चार्टर का मतलब ये होता है कि अब 15 साल के लिए इस ग्रुप को भारत में ट्रेड करने का राइट मिल गया। मतलब मोनोपोली जो थी ना, वो प्रोवाइड कर दी क्यून ने इस ग्रुप को, कि ये ग्रुप जाके भारत में आप ट्रेड कर सकता है। तो ये जो साइन किया गया था ना, ये साइन किया गया था 31 दिसंबर 1600 में। और इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है इंग्लैंड में। और यही जो ग्रुप था, यही ग्रुप कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस वक्त शुरू हुआ था 30,133 पाउंड्स में। मतलब इतने पैसे में, 30,133 पाउंड्स में ये कंपनी शुरू हुई थी। और टोटल 217 मेंबर थे इस कंपनी में, ठीक है। 217 मेंबर से शुरू हुई ये कंपनी 30,133 पाउंड में, ठीक है। और बाद में इसने भारत में आके भारत में शासन करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर बनी कब थी और कैसे बनी थी करके, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में, अगला चीज़ के बारे में। तो अब एक क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा कि पहला इंग्लिशमैन आखिर कौन था जो भारत में आता है। तो मैं आपको बता दूं, जॉन मिंडन हॉल। जॉन मिंडल हॉल जो होता है, वो पहला इंग्लिशमैन होता है जो कि भारत को आता है। ये 1599 में इंग्लैंड से निकलता है, और 1603 में इंडिया पहुंचता है। तो ये किस रास्ते से आता है, मैं आपको बता दूं, ये आता है आपका पर्शियन, मतलब जो इस वक्त ईरान इराक है, इस साइड की। पहले उसका नाम पर्शिया था, ईरान का। तो ये इराक ईरान से आता है, पर्शिया से आता है भारत को। 1599 में इंग्लैंड से निकलता है, और 1603 में ये भारत पहुंचता है, ठीक है गाइस। इसके साथ एक और व्यक्ति होता है जो आता है, उसका नाम होता है राल्फ फिच, RALPH, राल्फ फिच, FITCH। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों आते हैं भारत में, ठीक है। और ये उस वक्त 1603 में इंडिया की गद्दी पे कौन बैठा था। दिल्ली की गद्दी में उस वक्त था मुगल बादशाह अकबर। तो ये अकबर की कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो पहला इंग्लिशमैन जो आता है होता है जॉन मिंडन हॉल और राल्फ फिच। ये दोनों आते हैं अकबर की कोर्ट में 1603 में। और 1605 में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, अकबर मर जाता है। तो इसके बाद जो अकबर का बेटा होता है जहांगीर, वो गद्दी में बैठता है। तो उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में भी बहुत सारे इंग्लिशमैन आते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर अगला इंग्लिशमैन कौन था जो जहांगीर के कोर्ट में आता है।
उसके बारे में अब हम जानना शुरू करेंगे। मुगल बादशाह अकबर की डेथ के बाद जो उनका बेटा होता है जहांगीर, वो 1605 से गद्दी संभालता है, ठीक है, मुगल बादशाह बनता है। तो क्या होता है कि उस वक्त एक बहुत फेमस इंग्लिशमैन आता है जो भारत आता है, जिसका नाम आपने भी सुना होगा। उसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा, कैप्टन हॉकिंस। ये आता है भारत, ठीक है, ये जहांगीर से मिलता है और जहांगीर को एक लैंड की डिमांड करता है जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। तो जहांगीर क्या कहते हैं, इसको लैंड लैंड भी देता है, ज़मीन दे देता है फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसको एक खान का टाइटल भी दे देता है। तो यही सबसे बड़ी गलती थी जहांगीर की, कि वो लैंड दे देता है इसको। मैं बताता हूँ क्यों क्यों थी वो बड़ी गलती। तो कैप्टन हॉकिंस को ज़मीन दे देता है और ये फैक्ट्री लगाते हैं 1613 में। कहाँ पे लगाते हैं? सूरत में। और सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में, ठीक है, सूरत पड़ता है गुजरात राज्य में। तो कैप्टन हॉकिंस जो परमिशन देता है ना, तो परमिशन आखिर जहांगीर की सबसे बड़ी गलती क्यों थी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर जहांगीर ने उस वक्त कैप्टन हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं दी होती ना, तो इंग्लिश जो है कि जो अंग्रेज थे हमारे ऊपर कभी राज ही नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस ने फैक्ट्री लगाई कहाँ? सूरत में, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है। एक सेकेंड को, मान लो गाइस कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगा दी, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं अपनी फैक्ट्री को। मतलब चारों तरीके से वो बनाए देते, जैसे किला होता है ना, किला जैसे महाराजों का किला होता था, और चारों तरफ से दीवार होती थी, फोर्टिफाई करी जाते थे, मतलब तो वैसे कर देते ये लोग। फिर धीरे धीरे आर्म्स, अपने सिपाही डिप्लॉय करते हैं। तो ये पहले तो सिंपल ये फैक्ट्री बनी थी आपका व्यापार करने के लिए, यहाँ सामान रखा जा रहा था, इधर से उधर, इधर का उधर का सामान। लेकिन धीरे धीरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बन गई, मतलब फोर्ट बन गया, एक किला टाइप का बन गया, और यहाँ पे इनके सिपाही आ गए, फिर ये कैप्चर करने लगे और जगह को, धीरे धीरे लड़ाई हुई, फिर एक जगह से दूसरी जगह फैले, एक राज्य से पहले बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये जगह फैलते फैलते गई। तो यही जहांगीर की सबसे बड़ी गलती थी। अगर जहांगीर ने इसको अगर जगह नहीं दी होती फैक्ट्री लगाने के लिए, तो इंग्लिशमैन की हमारे ऊपर कभी राज नहीं कर पाते ये अंग्रेज। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में एक और बहुत फेमस इंग्लिशमैन थे जो आए थे इंडियन कोर्ट में, जहांगीर की कोर्ट में, जिसका नाम था थॉमस रॉय, ठीक है। तो दो इंग्लिशमैन जो इसके कोर्ट में आए थे, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय। सो गाइस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमा रही थी। तो इसी टाइम पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि मेनली 3 प्रेसिडेंसीज होती है जहाँ ये अपना ट्रेड करना शुरू करते हैं शुरुआत में। उनका नाम होता है, पहला होता है बंगाल, और दूसरा होता है मद्रास, और तीसरा होता है आपका बंगाल मद्रास, क्या बचा आपका, बंगाल बॉम्बे। तो ये तीनों परसेंटेज होती है जहाँ पे इंग्लिश या ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपना व्यापार करना शुरू करती है। और इन तीनों परसेंटेज में क्या होता है कि जब बंगाल है, बंगाल में एक गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा, और 24 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। सेम यही चीज़ें मद्रास में होगी और बॉम्बे में भी सेम यही चीज़ें होगी। मतलब एक एक गवर्नर जो कि हेड होगा, एक डिप्टी गवर्नर, और 24 अदर मेंबर जो कि गवर्नर की हेल्प के लिए रखे गए थे। तो इन्हीं मेंबर को जो है, जो मेंबर थे, इन्हीं को कहा जाता था गवर्नर जनरल काउंसिल कहा जाता था। भारत में क्या कहते हैं, इन्हीं जो 24 मेंबर थे ना, इनको बाद में कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में, इन्हें काका ट्रेड करना शुरू किया। तो इसके बाद क्या होता है, 1726 का चार्टर एक्ट आता है पहला। तो अब हम बात करेंगे 1726 का जो पहला चार्टर एक्ट आता है, 1726 चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब जो बंगाल, पहले क्या थे, 3 प्रेसिडेंसी थी, मैंने अभी आपको बताया था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब क्या हुआ, 1726 के चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो गवर्नर था ना, एक गवर्नर था, उसको राइट मिल गया कि वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों के लिए लॉज बना सकता है, ठीक है। इस चार्टर के सिंपल एक ही चीज़ होती है इस चार्टर एक्ट में, कि जो गवर्नर था इसको अब राइट मिल गया बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों के लिए लॉज बनाने के लिए, एक गवर्नर जनरल को, ठीक है। और क्या होता है कि इस वक्त जो बंगाल था ना, ये अंग्रेजों का सबसे पावरफुल और सबसे डेवलप्ड प्रेसिडेंसी थी। तो इसके बाद क्या होता है गाइस, अब हम वो बात करते हैं। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, ये पूरे भारत में अपना व्यापार और ट्रेड और कहते हैं अपनी पैर जमाने शुरू कर देते हैं। तो ये शुरू कहाँ से करते हैं, पहला ये शुरू करते हैं, दो चीज़ होते हैं मेन, जो कि ब्रिटिश के पाव जो होते हैं ना भारत में, जो खड़े करते हैं। पहला होता है बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा होता है बैटल ऑफ बक्सर। अब समझते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो बैटल ऑफ प्लासी था ना, ये लड़ा जाता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस वक्त गवर्नर होता है बंगाल का, और उस वक्त बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला,
तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, आपको पॉलिटी में बस ऊपर ऊपर से समझना है ये, ठीक है, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाद में जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको मैं डीप में पढ़ाऊंगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। अभी आपको सारी सिर्फ ऊपर से समझने की बात है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जो कि नवाब होता है बंगाल का और ये गवर्नर होता है। इसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है तो ब्रिटिशर जीत गई। और जो बैटल ऑफ प्लासी होता है ना, इससे ब्रिटिशर जो होते हैं इनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब ये इंडिया में अपने पावर टिका सकते हैं करके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगली लड़ाई होती है, ये लड़ाई होती है आपकी 1757 में। 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। इसके कुछ सालों बाद, लगभग 8 सालों के बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर में जो बंगाल का मीर कासिम होता है ना, ये भाग के जाता है मुगल बादशाह के पास, जो उस वक्त मुगल बादशाह होता है शाह आलम सेकंड, ठीक है, मुगल बादशाह। तो शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह और सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब होता है, ये तीन लड़ते हैं अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स। और जो ब्रिटिश सेना का इस वक्त जनरल होता है, जो ब्रिटिश सेना को हेड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो होता है जो ब्रिटिश सेना को हेड कर रहा होता है। और ये बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। और इस बैटल में क्या होता है कि दोबारा ब्रिटिशर जीत जाते हैं, ये तीनों को हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में भी ब्रिटिशर जीतते हैं और बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिशर जीतते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैटल होना ये इंपॉर्टेंस नहीं है, आखिर इस बैटल से अंग्रेजों को हुआ क्या, क्या फील हुआ, उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस हुआ, क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी से उनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब वो भारत में राज कर सकते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर से वो श्योर हो गए कि अब उनको कोई हराने वाला है ही नहीं, जब वो मुगल बादशाह को हरा सकते हैं तो अब कौन है सबसे ताकतवर उस वक्त इंडिया में, कौन था जो इंडिया का हेड था, वो था मुगल बादशाह। तो बैटल ऑफ बक्सर से वो श्योर हो गए कि अब उनको कोई हरा नहीं सकता, अब उनको अपनी ताकत फैलानी है इंडिया में। तो इसी के 1 साल बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया, 64 में। तो इसी के 1 साल बाद 1765 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, अंग्रेज थे जो, अब ये कहते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अनुसार 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंस बात आपको समझने की जरूरत है, टैक्स कलेक्शन। आखिर टैक्स कलेक्शन करने की जरूरत क्या पड़ी और क्या होता है इंपॉर्टेंस टैक्स कलेक्शन का। देखो, कोई भी सिटी है, मान लो राजा है कोई भी, कोई जगह का, तो उस जगह का जो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, मनी आती है, वो कहाँ से आती है, टैक्स कलेक्शन क्या आती है किसी भी कंट्री के पास। तो उस वक्त जो राजा था वो टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। जिसके जो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वही पावरफुल होगा, मतलब कि वही राजा है वहाँ का। तो अब ये इस ट्रीटी के अनुसार कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इलाकों का मालिक कौन हो गया, अंग्रेज हो गया। तो इसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कहते हैं अपना व्यापार और अपना ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भारत में इस्टेब्लिश करना शुरू किया। सो गाइस, इस वक्त जो बंगाल का गवर्नर होता है ना, वो होता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और जो टाइम पीरियड था ना 1765 से लेके 1772 का, इस टाइम पीरियड को ना भारत की लूट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ना, ये भारत का बहुत सारा खजाना, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या कोई और महंगे महंगे डायमंड्स हो, स्टोन्स हो महंगे, या कोई और सामान हो, इन सबको भारत से लेके इंग्लैंड पहुंचाता है। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को सबसे ज़्यादा लूटा गया था भारत को, इस टाइम पीरियड में, इसलिए इस टाइम पीरियड को भारत की लूट कहा जाता है। तो इसी टाइम पीरियड में कहते हैं ये लूटते हैं भारत को। और जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ना, वो बंगाल में डायरकी सिस्टम लगाते हैं इस टाइम पीरियड में। डायरकी का मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट। फिर बाद में 1772 में जब बहुत सारा करप्शन, जब भारत में बहुत सारा करप्शन बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन से पहला गवर्नर जनरल भेजा जाता है, इसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग को भेजते हैं। तो बाद में वॉरेन हेस्टिंग को भेजा जाता है इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल। और क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट जो बंगाल की डायरेक्ट थी ना, ड्यूअल गवर्नमेंट, इसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये सब चीज़ें थी कंपनी रूल के बारे में। अब अगली वीडियो में समझेंगे और डीप में कंपनी रूल ने आखिर क्या क्या चार्टर एक्ट आए थे इनके अकॉर्डिंग और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। अभी के लिए इतना। जय हिंद गाइस।